Yes, now pay attention boys. Yes, keep silent. इधर क्या चल रहा है? तुम तो लंच से पहले तो टिका लिया तू, अब बोले जा रहा है हैं? देखो, प्राइस लीडरशिप फर्म का मतलब क्या होता है? देखो, एक्सपीरियंस, स्किल्स, कॉस्ट या अपने साइज, इनके बेस पर जो मार्केट के अंदर सबसे लार्जेस्ट फर्म होती है उसको बोलते हैं प्राइस लीडरशिप फर्म। ठीक है, सीधी सी बात है, जिस फर्म का एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा होगा, साइज में सबसे बड़ी होगी, जो साइज में सबसे बड़ी फर्म होगी उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल के एडवांटेज मिल रहे होंगे, उसकी कॉस्ट सबसे कम चल रही होगी। ठीक है, तो वो फर्म चाहे तो इजीली मार्केट में अदर फर्म्स को मार्केट से एक्सक्लूड कर सकती है। कर सकती है क्या? बताया था मैंने, एक तरीका बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि बड़ी साइज की जो फर्म होती है वो अपनी कॉस्ट को इतना रेड्यूस कर सकती है कि जिसको अदर फर्म डिफीट नहीं कर पाएंगी, और अदर फर्म्स डिफीट नहीं कर पाएंगी तो सीधी सी बात है वो प्राइस को वहां पर डिटरमाइन कर सकती है जहां पर अदर फर्म्स नहीं कर सकती। अगर अदर फर्म्स उस प्राइस को अप्रोच नहीं कर पाएंगी तो वो अदर फर्म्स मार्केट से क्या हो जाएंगी? एक्सक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, तो अब ऐसे में कंडीशन बढ़िया क्या है कि मिलजुल के चलते हैं। ठीक है, मिलजुल के चले मतलब कि जो लीडरशिप फर्म है अदर फर्म्स भी उनके पीछे फॉलो अप करने लग जाएंगी। एक लीडरशिप फर्म अदर स्मॉल फर्म्स के साथ एग्रीमेंट करेगी, कोल्यूजन करेगी। कोल्यूजन का मतलब तो बताया था ना, कार्टेल। ओलिगोपोली के कई पार्ट होते हैं, एक तो कंपिटेटिव ओलिगोपोली होता है, एक कोल्यूसिव ओलिगोपोली होता है। क्लासिफिकेशन बताया था मैंने। कंपिटेटिव का मतलब तो होता है कि सभी फर्म अपने आप में क्या है? इंडिपेंडेंट है, उनका अदर फर्मों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो अदर फर्म्स के साथ प्राइस एंड नॉन प्राइस कंपटीशन कर सकती है। बट एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है कि अपने कॉमन इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए और मार्केट में मोनोपोली जैसी पावर्स को क्रिएट करने के लिए सभी फर्में मिलकर क्या कर लेती हैं? एग्रीमेंट कर लेती हैं, जिसको अपन कोल्यूजन बाई ओलिगोपोली बाई कोल्यूजन बोलते हैं। ठीक है, जिसको कार्टेल का नाम भी दिया जा सकता है। समझ में आइए नहीं? तो प्राइस लीडरशिप फर्म का कंसेप्ट क्या कहता है कि मार्केट में स्मॉल फर्म्स जो हैं वो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस एंड लार्ज स्केल फर्म के साथ एग्रीमेंट कर लेती हैं, कोल्यूजन कर लेती हैं। ठीक है, और उसको फॉलो अप करने की डील कर लेती हैं। अब जो प्राइस लीडरशिप फर्म है वो प्राइस को कुछ इस तरीके से डिटरमाइन करती है कि उसको तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा ही होगा। ठीक है, बट अलोंग विथ इट जो स्मॉल फर्म्स हैं उनको भी स्मॉल प्रॉफिट्स का मेक शेयर जरूर मिलेगा। आगे बात समझ में? अब इसमें शर्त यह है कि जो स्मॉल फर्म्स है उनको प्राइस लीडरशिप फर्म को क्या करना पड़ेगा? फॉलो अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां समझने वाली बात यह है कि प्राइस लीडरशिप फर्म बनेगी कौन, मतलब प्राइस को लीड करने वाली फर्म कौन बनेगी। तो आपको दो चार मेजर याद रखने हैं। एक तो वो फर्म होगी जिसका साइज पूरे मार्केट में सबसे ज्यादा होगा। आगे बात समझ में? दूसरा, वो फर्म हो सकती है जो अपने रिसोर्सेस को अदर फर्म्स के कंपैरिजन में ज्यादा ऑप्टिममली यूटिलाइज करने में कैपेबल है। तीसरा, वो फर्म हो सकती है जिसकी एबिलिटी, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस अदर फर्म्स के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। ठीक है, वो फर्म क्या बन जाएगी? मार्केट में लीडरशिप फर्म, प्राइस लीडरशिप फर्म बनेगी और अदर फर्म्स उसको फॉलो अप करेंगी। और प्राइस लीडरशिप फर्म हमेशा वो प्राइस डिटरमाइन करेगी जो उसको तो, उस लीडरशिप फर्म को तो एबनॉर्मल प्रॉफिट दिलवाएगी, और जो नॉर्मल, जो स्मॉल साइज फर्म्स है उनको नॉर्मल प्रॉफिट अटेन होंगे। ठीक है, तो अब यहां पर कंसेप्ट देखें। सबसे पहले प्राइस लीडरशिप करने के लिए फर्मों के बीच में क्या होना जरूरी है? एग्रीमेंट या कोल्यूजन होना जरूरी है। तो देखो, पहले किसको एक्सप्लेन किया है? एक ग्रुप ऑफ फर्म दैट एक्सप्लिसिट एग्री और कोल्यूट टू कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज इज कॉल्ड कार्टेल। कि प्राइस लीडरशिप क्रिएट करने के लिए पहले फर्मों के बीच में क्या क्रिएट होना जरूरी है? कार्टेल होना जरूरी है, मतलब उनके बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। अगर वो कोल्यूजन नहीं करेंगी, ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर फर्मों के बीच में कोल्यूजन नहीं हुआ तो सभी फर्में कंपिटेटिव फर्म है, फिर वो एक दूसरे को फॉलो अप नहीं करेंगी, और फॉलो अप नहीं करेंगी तो जो सबसे बड़ी फर्म है वो सभी फर्मों को मार्केट से आउट करेगी। तो सबसे पहले कोल्यूजन होना जरूरी है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है उस लीडरशिप फर्म को पर कि वो कोल्यूजन करने को रेडी है या नहीं। अगर वो नहीं है तो उसको तो पता है कि अपन इनको मार्केट से आउट कर सकते हैं और इनके हिस्से का प्रॉफिट भी अपन अर्न कर सकते हैं। तो ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइस लीडरशिप फर्म पर डिपेंड करता है। प्राइस लीडरशिप फर्म की साइकोलॉजी एंड उसकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करेगा कि वो कोल्यूजन करने को रेडी है या नहीं है। ठीक है, देखें आगे लिखा हुआ है व्हेन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज ए इनइलास्टिक। ठीक है, ये भी याद रखना कि जब प्राइस लीडरशिप फर्म है उसके प्रोडक्ट की डिमांड जब इनइलास्टिक होती है तब वो लीडरशिप बनेगी।
इनइलास्टिक होने का मतलब, पहले तो मेरे को बताओ इनइलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है? ठीक है, कि ज्यादा प्राइस में चेंज होने पर भी उसकी डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो या तो मार्केट में आपको डिमांड की इलास्टिसिटी को इनइलास्टिक में कन्वर्ट करना है, या फिर ऑलरेडी कोई फर्म ऐसी है जिसके प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी कैसी है? इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मतलब अगर वो प्राइस को चेंज भी करती है तो भी उसके कस्टमर दूसरी फर्मों के पास नहीं जाते। तो इसका मतलब वो मार्केट में सबसे ज्यादा गुडविल को एंजॉय कर रही है। और मैंने अभी क्या बताया, जिसका एक्सपीरियंस, जिसकी स्किल एंड एबिलिटीज अदर फर्मों के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, उसके प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली कैसे हो जाएंगे? परफेक्ट, सॉरी, इनइलास्टिक हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी लीडरशिप फर्म बनने के लिए क्या जरूरी है? उस फर्म का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? इनइलास्टिक होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में डोमिनेंट और ए लार्ज फर्म सराउंडेड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स। ठीक है, प्राइस लीडरशिप कब क्रिएट होगी? जब एक, ठीक है, डोमिनेटेड फर्म होगी या सबसे बड़ी फर्म होगी और जिसके सराउंडिंग में क्या मिलेंगी? छोटी छोटी फर्में, सराउंडेड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स। ठीक है, आगे, द लार्ज फर्म हैज टू डिसाइड हाउ टू सेट द प्राइस टेकिंग इनटू द अकाउंट बिहेवियर ऑफ दीज फ्रिंज फर्म। फ्रिंज फर्म मतलब छोटी फर्मों के लिए, कि प्राइस लीडरशिप फर्म जो होगी वो ही डिसाइड करेगी कि मार्केट में प्राइस क्या रहेगी, और उन्हीं उसी प्राइस को क्या करना पड़ेगा? अदर फ्रिंज फर्म को या फिर स्मॉल फर्म्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लाइक परफेक्ट कंपिटेटिव मार्केट। परफेक्ट कंपिटेटिव मार्केट में क्या होता है? इंडस्ट्री जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस का यूज करके प्राइस डिटरमाइन कर लेती है, और उसी प्राइस को सभी फर्म्स को क्या करना पड़ता है? एक्सेप्ट करना पड़ता है। उसी तरीके से यहां पर जो लार्ज स्केल फर्म होगी या लीडरशिप फर्म होगी, वो अपने एक्सपीरियंस एंड नॉलेज के बेस पर प्राइस को डिटरमाइन करेगी। ठीक है, और उसी प्राइस को सभी छोटी छोटी फर्में क्या कर लेंगी? एक्सेप्ट करेंगी। समझ में आई या नहीं आई? अच्छा, बट ये याद रखना कि ये जो प्राइस डिटरमाइन करेगी वो सभी के इंटरेस्ट के, सभी के कॉमन इंटरेस्ट के लिए होगी। ऐसी नहीं होगी कि कोई ऐसी प्राइस हो जिसको कोई अदर फर्म ऑब्टेन ना कर सके या फिर उसको अप्रोच ना कर सके और उसको मार्केट से बाहर निकलना पड़ जाए। इसके बाद में, द प्राइस लीडर सेट्स द प्राइस इन सच ए मैनर दैट इट अलाउज सम प्रॉफिट टू द फॉलोअर्स ऑल्सो। ये तो मैंने बताया कि एक लीडरशिप फर्म प्राइस ऐसी डिसाइड करेगी जिससे छोटी फर्मों को भी क्या होता रहे? प्रॉफिट होता रहे। समझ में आई या नहीं? खुद तो लार्ज प्रॉफिट इंजॉय करेगी ही करेगी, बट स्मॉल फर्म्स को भी क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए, तभी तो वो उसको लीडर बनाएंगी। ठीक है, अगर स्मॉल फर्मों को प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो सीधी सी बात है वो उसको फॉलो अप नहीं करेंगी, और हो सकता है मार्केट में कंपटीशन क्रिएट कर दे। और अगर कंपटीशन क्रिएट हो गया तो हो सकता है कि लार्ज स्केल फर्म भी नीचे की तरफ आने लग जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, जो कोलगेट कंपनी है उसको लीडरशिप फर्म बोला जाता था। ठीक है, पहले ये पतंजलि नहीं हुआ करते थे। ठीक है, पतंजलि है, पेप्सोडेंट है, ये सब मार्केट के अंदर बहुत स्मॉल स्केल फर्में हुआ करती थी। क्लोजअप है, ठीक है, बट धीरे धीरे क्या हुआ कि जो कोलगेट है उन्होंने कोलगेट ने ऐसी प्राइस डिटरमाइन करना स्टार्ट कर दिया जिससे कि जो स्मॉल फर्म्स है वो मार्केट से आउट होने लग गई। जैसे पेप्सोडेंट का नाम हम नहीं सुनते होगे आप लोग। ठीक है, बट इसके काउंटर एक्शन के अंदर मैंने बताया था कि ओलिगोपोली मार्केट के अंदर सभी फर्में एक दूसरे के ऊपर क्या रहती हैं? इंटरडिपेंडेंट रहती हैं, किसी एक फर्म के अगेंस्ट अपना काउंटर एक्शन लेने को रेडी रहती हैं। ठीक है, इतने में जैसे पेप्सोडेंट मार्केट से धीरे धीरे आउट होने लगा, इतनी देर में पतंजलि आ गया मार्केट में। ठीक है, आज मार्केट में देखते होंगे कि कोलगेट के बाद में सबसे ज्यादा जो सेल है वो पतंजलि की है। ठीक है, तो कभी भी छोटी फर्म को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कांटा छोटा हो तो भी चुभता है। समझ में आई है नहीं ये बात? तो वो पतंजलि धीरे धीरे अपने मार्क कंपटीशन की वजह से, ठीक है, पहले सभी फर्में रेडी थी कोलगेट को लीडरशिप फर्म बनाने के लिए, बट कोलगेट ने उनकी लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं किया और उनसे कंपटीशन करना ही एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो धीरे धीरे जो छोटी फर्में थी वो ग्रो करने लग गई और आज क्लोजअप, पतंजलि एंड पेप्सोडेंट वापस मार्केट में ग्रो करना स्टार्ट कर रही हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, किसी भी फर्म को अगर लीडरशिप फर्म बनना है तो ऐसी प्राइस डिटरमाइन करनी होगी जिसका बेनिफिट सभी फर्मों को मिले। ठीक है, इसके बाद में प्राइस लीडरशिप अंडर विच ओल्ड, ठीक है, देखो प्राइस लीडरशिप फर्म कौन कौन सी हो सकती है? जो सबसे ज्यादा पुरानी हो, जो पुरानी होगी उसका ही एक्सपीरियंस भी सबसे ज्यादा होगा। ओल्ड एक्सपीरियंस लार्जेस्ट और मोस्ट रेस्पेक्टेड फर्म एक्ट एज ए लीडर। रेस्पेक्टेड फर्म का मतलब जिसकी गुडविल मार्केट में सबसे ज्यादा है उसको रेस्पेक्टेड फर्म बोलते हैं। ठीक है, रेस्पेक्टेड फर्म एक्ट एज ए लीडर एंड असेसेस
द मार्केट कंडीशन विथ रिगार्ड टू द डिमांड, कॉस्ट एंड ए कंपटीशन। जिसको नॉलेज होना चाहिए किस चीज का, मार्केट डिमांड का, प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट का, एंड ए मार्केट में कंपटीशन का। ठीक है, इसके बाद में फिक्सिंग ऑफ प्राइस अंडर द ओलिगोपोली इज वेरी ट्रिकी। ठीक है, वेरी ट्रिकी का मतलब बहुत सारी ट्रिक लगाने के बाद में प्राइस डिटरमाइन करती है एक प्राइस लीडरशिप फर्म ओलिगोपोली मार्केट के अंदर। ठीक है, परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट में तो मैंने आपको जनरली ये बात बता दी थी कि जहां पर डिमांड कर सप्लाई कर को इंटरसेक्ट करता है वहीं पर प्राइस क्या हो जाती है, डिटरमाइन। ठीक है, बट यहां पर स्ट्रेटजीज एंड ट्रिक्स का यूज करके प्राइस को डिटरमाइन किया जाएगा। ठीक है, बस इतना सा स्टेटमेंट याद रखना आपको। अब बात करते हैं किंग डिमांड करो। किंग डिमांड करो का मतलब क्या होता है, देखो ऊपर मैंने आपको एक बात बताई थी कि ओलिगोपोली मार्केट के अंदर, ठीक है, अगर सभी फर्में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, अगर इंटरडिपेंडेंट नहीं है तब तो फिक्स डिमांड करो बनेगा, और वो भी कैसा होगा, इन इलास्टिक नेचर का होगा, सॉरी इलास्टिक नेचर का होगा, क्योंकि मार्केट में फर्में कंपटीशन कर रही हैं और जब कंपिटेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, बट अगर फर्में एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है तो मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया था कि इनडेफिनेट डिमांड करो बनेगा। इनडेफिनेट का मतलब डिमांड करो का कोई डेफिनेट शेप नहीं होगा। तो दिमाग में वापस दो बातें रिपीट कर लें कि अगर फर्म इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से तो डिमांड करो कैसा होगा, डेफिनेट होगा, और उसकी इलास्टिसिटी कैसी होगी, ग्रेटर देन 1। बट फर्म इंडिपेंडेंट होने की बजाय इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर डिमांड करो इनडेफिनेट होगा, मतलब उसका कोई फिक्स शेप नहीं होगा। ठीक है, वो दो शेप से मिलकर बनेगा। अब दो शेप कौन कौन से हो सकते हैं, देखो यहां पर दो डिमांड करो दिखाई दे रहे होंगे आपको। इस डिमांड करो की इलास्टिसिटी कैसी है, ग्रेटर देन 1। पक्की बात है, ग्रेटर देन 1 किसे कहते हैं अपन, जब प्राइस के अगेंस्ट डिमांड क्या करती है, ज्यादा रेस्पॉन्ड करती है। ठीक है, और इसकी इलास्टिसिटी लेस देन 1। ठीक है, अब लेस देन 1 का मतलब प्राइस के अगेंस्ट जब डिमांड कम रेस्पॉन्ड करती है। ठीक है, दोनों तरीके की इलास्टिसिटी मिलेंगी इस मार्केट के अंदर। अब बोलेंगे कि किंग डिमांड करो कैसा दिखाई देगा, तो यहां पर इस D2 से लेकर इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से D1 तक, ये वाली जो रेड लाइन दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं किंग डिमांड करो। किंग का मतलब ये जो एक सर्टेन पॉइंट पर क्या करेगा, टर्न करेगा। समझ में आई या नहीं आई, और जहां पर ये टर्न कर रहा है वहीं पर प्राइस डिटरमाइन होगी। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर प्राइस यहीं क्यों डिटरमाइन होगी, इससे ऊपर और इससे नीचे क्यों नहीं होगी। अगर इस बात का जवाब मिल जाए, ठीक है, तो सीधी सी बात है, पता चल जाएगा कि यहीं प्राइस क्यों डिटरमाइन हुई है। अच्छा, एक बार के लिए एज्यूम करते हैं कि कोई फर्म, मार्केट में कोई फर्म है, वो अपनी प्राइस को बढ़ाना चाहती है, वो मार्केट डिटरमाइंड प्राइस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, वो चाहती है कि मैं P1 पर सेल करूं। क्या देखने को मिल रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि प्राइस के कंपैरिजन में क्वांटिटी में ह्यूज फॉल आ रहे हैं, बिकॉज इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1। समझ में आई या नहीं आई। अब आप बोलोगे सर ऊपर की तरफ इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 कैसे हो गई, तो देखो मार्केट में मैंने क्या बोला, जब फर्म इंटरडिपेंडेंट होती हैं तो वो एक दूसरे की स्ट्रेटजीज के ऊपर अपनी पूरी नजर रखती हैं। ठीक है, अगर वो एक दूसरे पर पूरी नजर रखेंगी तो सीधी सी बात है, अगर एक फर्म अपनी प्राइस को इंक्रीज करती है तो दूसरी फर्में प्राइस को इंक्रीज नहीं करेंगी। समझ में आई या नहीं आई, क्यों, टू एक्सट्रैक्ट द कस्टमर्स ऑफ इट। जैसे ही ये फर्म, ये एक्स कोई फर्म है, मान लो एक्स फर्म ने जैसे ही अपनी प्राइस को इंक्रीज किया, इसकी डिमांड में ह्यूज फॉल आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है, इस एक्स फर्म के सारे कंज्यूमर्स किसके पास आ जाएंगे, अदर फर्म्स के पास। समझ में आई या नहीं आई। तो देखो आपको याद हो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में रिलेशन, एक्सपेंडिचर मेथड पर लेकर जा रहा हूं वापस। ठीक है, जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है तो इलास्टिसिटी कैसी होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, और जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में
पॉजिटिव रिलेशन होता है तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। ये बातें पता है? चलो अब मैंने क्या बताया, इस किंग पॉइंट से ऊपर की तरफ इलास्टिसिटी कैसी है? ग्रेटर देन 1, क्योंकि इस फर्म के प्राइस इंक्रीज करने पर अदर फर्म्स इसको फॉलो अप नहीं कर रही हैं, जिस वजह से इसके डिमांड में हैवी फॉल देखने को मिल रहे हैं। और जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है तो प्राइस इंक्रीज करने पर टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? कंज्यूमर्स के टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज होना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कंज्यूमर के टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज होंगे तो फर्म की टोटल रेवेन्यू भी क्या हो जाएगी? नुकसान हो गया ना। अब बताओ फर्म को प्राइस इंक्रीज करनी चाहिए क्या? ठीक है, चलो कोई नहीं। अब ये फर्म सोचती है कि इंक्रीज करने पर, ठीक है, कोई फर्म फॉलो नहीं कर रही, अब ज्यादा शानी बनकर ये प्राइस को डिक्रीज करती है। ठीक है, देखो प्राइस को हैवी डिक्रीज किया इस फर्म ने, क्या देखने को मिल रहा है? डिमांड में कोई स्पेशल इंक्रीमेंट नहीं है। ठीक है, और जब इलास्टिसिटी, अब स्पेशल इंक्रीमेंट क्यों नहीं आए? इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। अब इलास्टिसिटी लेस देन 1 क्यों है? क्योंकि जब मार्केट में फर्म एक दूसरे पर इंटरडिपेंड करती हैं, अगर एक फर्म ने अपनी प्राइस को कम कर दिया, देन द प्राइस वॉर टेक द प्लेस इन मार्केट एंड अदर फर्म ऑल्सो ट्राई टू रिड्यूस देयर प्राइसेस। क्योंकि ये फर्म ने प्राइस कम की है तो ये अदर फर्मों के कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगी, तो अपने कस्टमर्स को रिस्टोर करने के लिए अदर फर्म्स क्या करेंगी? वो भी प्राइस लेवल को कम करने लग जाएंगी। ठीक है, अगर अदर फर्म्स भी प्राइस को कम करने लग जाएंगी तो उनके कस्टमर्स इसके पास आएंगे क्या? इसलिए इसकी डिमांड में कोई स्पेशल इंक्रीमेंट देखने को, इसलिए इलास्टिसिटी कैसी है? लेस देन 1। आगे बात समझ में? अभी भी इस फर्म को नुकसान हो रहा है। जब इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है तो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव। यहां पर फर्म अपनी प्राइस को क्या कर रही है? कम कर रही है, तो कंज्यूमर्स के टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहे होंगे और फर्म की टोटल रेवेन्यू भी कम हो रही होगी। हो गया ना नुकसान? तो इसका मतलब ऊपर की तरफ इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होने की वजह से प्राइस इंक्रीज करने पर भी फर्म की रेवेन्यू कम हो रही है, और यहां पर नीचे की तरफ इलास्टिसिटी लेस देन 1 होने की वजह से प्राइस डिक्रीज करने पर भी फर्म की टोटल रेवेन्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। तो दोनों ही कंडीशन में फर्म को क्या हो रहा है? नुकसान, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ना तो फर्म अपने प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ाएगी और ना ही प्रोडक्ट की प्राइस को कम करेगी, क्योंकि नीचे करने पर भी टोटल रेवेन्यू कम हो रही है, ऊपर जाने पर भी टोटल रेवेन्यू कम हो रही है। तो इससे बेटर क्या है? जहां पर दोनों डिमांड करो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, वहीं पर प्राइस को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। आगे बात समझ में? और इसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? प्राइस रिजिडिटी बोलते हैं। प्राइस रिजिडिटी का मतलब कि प्राइस लेवल ना तो बढ़ना चाहेंगे और ना ही घटना चाहेंगे, यहां पर आकर प्राइस लेवल लॉक हो जाएंगे। समझ में आई या नहीं आई? अरे किंग डिमांड कर, समझ में आ गया क्या? चलो देखो, नाम याद रखना है यहां पर, द प्राइस रिजिडिटी अंडर द ओलिगोपोली। ठीक है, अभी जो मैंने प्राइस बताई थी उसको क्या बोलते हैं? प्राइस रिजिडिटी। मतलब किंग डिमांड करो के ऊपर जो प्राइस डिटरमाइन होती है उसको क्या बोलते थे? उसको क्या बोलते हैं अपन? प्राइस रिजिडिटी। ठीक है, दूसरी बात, किंग एट द लेवल ऑफ द प्रिविलिंग प्राइस। जिस प्राइस के ऊपर डिमांड करो चेंज होगा उसी को क्या बोलते हैं? किंग्ड पॉइंट बोलते हैं इसको। यहां पर जो ये पी लिखा हुआ है इसको क्या बोलेंगे अपन? किंग्ड पॉइंट। ठीक है, आगे देखो, अबोव द प्रिविलिंग प्राइसेस लेवल इज हाईली इलास्टिक। मैंने क्या बोला था आपको कि किंग्ड प्राइस से ऊपर इलास्टिसिटी कैसी होगी? ग्रेटर देन 1, हाईली इलास्टिक। ठीक है, और इसके बाद में एंड द सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व बिलो द प्रिविलिंग प्राइसेस लेवल इज इन इलास्टिक। यही तो बताया था। ठीक है, तो रिजिडिटी पॉइंट के ऊपर तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 और रिजिडिटी पॉइंट के नीचे लेस देन 1। और इसका रीजन याद हो गया, क्योंकि ऊपर ग्रेटर देन 1 क्यों है? क्योंकि फर्म प्राइस को इंक्रीज करेगी तो अदर फर्म उसको फॉलो, और अगर फर्म प्राइस को डिक्रीज करेगी तो अदर फर्म्स उसको। ठीक है, इस वजह से दोनों ही कंडीशंस में फर्म को क्या होने वाला है? लॉस होने वाला है। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन 1 में प्राइस को बढ़ाओगे तो टोटल रेवेन्यू कम हो जाएगी, और लेस देन 1 में प्राइस को कम करोगे तो भी टोटल रेवेन्यू कम होगी। ठीक है, अब देखो इसके बाद में कंसेप्ट क्या दे रखा है? एक किंग डिमांड करो, ये नीचे डीडी डिमांड, किंग डिमांड करो है, ओल ए स्वीजी का नाम आया होगा।
हाँ ये ध्यान दें, जो किंग डिमांड करो का कंसेप्ट है किसने दिया है? पॉल ए स्वीजी, ठीक है, पॉल ए स्वीजी, स्वीजीज मॉडल, हाँ यहां दे रखा होगा पॉल ए स्वीजी, और इसको क्या बोलते हैं? किंग डिमांड करो का दूसरा नाम क्या है? स्वीजीज मॉडल। आगे देखें, ईच ओलिगोपोलिस्ट बिलीव्स दैट, अब ऐसा सब हो क्यों रहा है? इसकी दो अलग अलग इलास्टिसिटी होने के पीछे रीजन क्या है? पहला रीजन है ईच ओलिगोपोलिस्ट बिलीव्स दैट इफ इट लोअर्स द प्राइस बिलो द प्रिवलिंग लेवल, कि अगर कोई ओलिगोपोली फर्म ये बिलीव करती है कि प्राइस रिजिडिटी से वो प्राइस को कम करेगी, तो क्या रिजल्ट मिलेगा? बिलो द प्रिवलिंग लेवल इट्स कंपिटिटर्स विल फॉलो हिम एंड विल अकॉर्डिंगली लोअर प्राइसेस, कि अगर एक फर्म ने प्राइस को कम कर दिया तो अदर फर्म भी उसको क्या करने लग जाएंगी? फॉलो करेंगी, और अदर फर्म भी फॉलो करेंगी तो उसके पास नए कस्टमर से नहीं आएंगे और उसकी डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ना तो कस्टमर आए, प्राइस भी कम कर दी तो टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। Whereas if it rises the price above the prevailing level, its competitors will not follow its increase in price, और अगर एक फर्म ने अपनी प्राइस को बढ़ाया तो अदर फर्म्स उसको फॉलो नहीं करेंगी, नए ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में जो कस्टमर्स हैं वो और चले जाएंगे, और कस्टमर्स चले गए तो फिर से लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है। इसके बाद में आता है अदर इंपॉर्टेंट मार्केट फोरम्स, ठीक है। देखो जैसे अभी तक अपन ने कौन कौन से मार्केट पढ़ लिए? एक तो पीसीएम पढ़ा है। पीसीएम की प्रॉपर्टीज क्या है? 3 जनरल प्रॉपर्टी याद रखनी है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट, और प्राइस लेवल हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। समझ में आ गई? इसके बाद में मोनोपोली आपने पढ़ा। मोनोपोली का मतलब सिंगल सेलर ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मार्केट में कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। समझ में आ गई? और लॉन्ग रन में हमेशा कौन सा प्रॉफिट इंजॉय करेगी? एबनॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, ओनली एंड ओनली, ठीक है, मोनोपोली के कंडीशन में ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना पॉसिबल है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है या नहीं है क्या? जैसे मैं बार बार आपके सामने एग्जांपल ले रहा था कि कोका कोला कंपनी जो है, ठीक है, वो नॉर्मल मार्केट के अंदर तो प्राइस कम चार्ज करती है, वहीं डोमिनोज के अंदर जाकर प्राइस ज्यादा चार्ज कर रही है, ठीक है। और जो कोका कोला कंपनी है, ठीक है, वो मोनोपोली फर्म है या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। क्यों है? क्योंकि मार्केट में उसकी और भी कंपिटेटिव फर्म्स अवेलेबल है। तो इसका मतलब कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना पॉसिबल होगा, ठीक है। इसके बाद में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के 3 मेन फीचर्स याद रखने हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड ए सेलर, एंड दीज ऑल आर सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, एंड फ्री एंट्री एंड एग्जिट इज अवेलेबल। समझ में आ गई क्या? और लॉन्ग रन के अंदर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म हमेशा कौन सा प्रॉफिट अर्न करती है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म लॉन्ग रन में कौन सा प्रॉफिट अर्न करेगी? नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का डिमांड करो कैसा दिखाई देगा? रिलेटिवली फ्लैटर। इलास्टिसिटी कैसी होगी? ग्रेटर देन 1, जबकि मोनोपोली मार्केट में रिलेटिवली स्टीपर और इलास्टिसिटी होगी लेस देन 1। क्यों? क्योंकि मोनोपोली के अंदर मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, और जब मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है, और जब मार्केट में ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो तो ग्रेटर देन 1। ये मैंने इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ाया था, ठीक है। इसके बाद में ओलिगोपोली मार्केट पढ़ा। ओलिगोपोली मार्केट क्या होता है? फ्यू नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अरे क्या रहा है, क्या हुआ? क्या वाइब्रेट कर रहा था अभी? फोन आ गया था? चलो संभालो फोनों को भी। देखो, ओलिगोपोली मार्केट किसे कहते हैं? ओलिगोपोली मार्केट के अंदर फ्यू सेलर्स होती हैं, आइदर दे कैन सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट भी हो सकता है और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट भी हो सकता है, ठीक है। और एकमात्र ओलिगोपोली मार्केट ही ऐसा मार्केट है जिसका डिमांड कर्व फिक्स नहीं होता है या डेफिनेट नहीं होता है। अगर ओलिगोपोली मार्केट का डिमांड कर्व आपको डेफिनेट करना है तो सभी फर्म्स को क्या करना पड़ेगा? इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा, उनकी इंटरडिपेंडेंसी को खत्म करना पड़ेगा। समझ में आ गई?
इसके बाद में ये सारे मार्केट हो गए। अब आता है ड्यूपोली मार्केट। इम्परफेक्ट कंपटीशन का थर्ड पार्ट होता है ड्यूपोली मार्केट। क्या होता है ड्यूपोली मार्केट? मार्केट में ओनली एंड ओनली टू फर्म्स ही अवेलेबल हैं और कंप्लीटली किसकी तरह बिहेव करेंगी? ये ओलिगोपोली मार्केट की तरह। ओलिगोपोली मार्केट के अंदर जो जो चीजें आपने पढ़ी हैं वो सेम टू सेम किसके ऊपर अप्लाई होंगी? ड्यूपोली मार्केट। बस फर्क कितना सा है, यहां पर फर्में कितनी होंगी? दो। समझ में आ गया क्या? इसके बाद में मोनोपोसोनी, इसका मतलब क्या होगा? देखो सारे के सारे ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है, हंसने की जरूरत नहीं है इन पर, ठीक है। मोनोपोसोनी का मतलब, जैसे मोनोपोली पढ़ी, मोनोपोली के अंदर आपने क्या पढ़ा? सेलर तो एक है जबकि बायर अनेक है, ठीक है, सही बात है। सिंगल सेलर है और मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं। यहां उल्टा हो जाएगा, सेलर तो बहुत सारे हो सकते हैं बट उसके प्रोडक्ट को परचेज करने वाला सिंगल बायर है। आगे बात समझ में? इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इंडियन मार्केट के अंदर पेट्रोल को इंपोर्ट करने का राइट केवल और केवल किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। जबकि पेट्रोल परचेज अपन कई देशों से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको नाम बताया था, ओपेक कंट्रीज बताया था। ओपेक के अंदर 18 कंट्रीज के अराउंड बताई थी, 18 या 14 कितनी है, थोड़ा कंफ्यूजन है मेरे को, ठीक है। 18 कंट्रीज के अराउंड है। उन 18 कंट्रीज से इंडियन गवर्नमेंट परचेज कर सकती है, बट परचेज करने वाला ओनली इंडियन गवर्नमेंट है इंडियन मार्केट के अंदर। समझ में आया नहीं? तो इसका मतलब इंडियन गवर्नमेंट की यहां पर क्या चल रही है? मोनोपोसोनी चल रही है। देखो क्या लिखा हुआ है, मोनोपोसोनी इज ए मार्केट कैरेक्टराइज्ड बाय द सिंगल बायर ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस एंड इज मोस्टली एप्लीकेबल टू फैक्टर मार्केट इन विच सिंगल फर्म इज द ओनली बायर ऑफ ए फैक्टर। समझ में आई नहीं? ज्यादातर फैक्टर मार्केट के अंदर यह काम करता है, ठीक। इसके बाद में आता है ओलिगोपोसोनी। इसका मतलब, अबे नाम याद करने पड़ेंगे, नंबर लेने हैं तो। ये हंस रहे हैं, ये क्या नाम आ रहे हैं? देखो ओलिगोपोसोनी का मतलब, जैसे मोनोपोसोनी है, सोनी टर्म यहां पर किसके लिए यूज किया गया है? कंज्यूमर्स के लिए, याद रखना, ठीक है। और ओली वर्ड जो है वो प्रोड्यूसर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ओलिगोपोसोनी का मतलब क्या हुआ यहां पर? कि मार्केट में किसी प्रोडक्ट के फ्यू बायर्स हैं। समझ में आ गया क्या? जैसे ओलिगोपोली के अंदर क्या होता है? फ्यू सेलर्स होते हैं, वैसे ही ओलिगोपोसोनी के अंदर फ्यू बायर्स होंगे, ठीक है। देखो, इज मार्केट कैरेक्टराइज्ड बाय द स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बायर्स एंड इज मोस्टली रिलेवेंट टू द फैक्टर मार्केट। दोनों के दोनों किससे रिलेटेड है? फैक्टर मार्केट से। इसके बाद में आता है बायलैटरल मोनोपोली। बायलैटरल मोनोपोली का मतलब, बायलैटरल का मतलब होता है दो साइड, ठीक है, और मोनोपोली का मतलब सिंगल, ठीक है। तो दोनों साइड से सिंगल होने का मतलब बायर भी सिंगल है और सेलर भी सिंगल है। समझ में आ गया क्या? देखो क्या लिखा हुआ है, बायलैटरल मोनोपोली इज ए मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर इज ओनली ए सिंगल बायर एंड ए सिंगल सेलर। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोपोली मार्केट एंड ए मोनोपोसोनी मार्केट, ठीक है। और ये आपका चैप्टर कंप्लीट है। प्राइस इलास्टिसिटी, हाँ, ओलिगोपोली मार्केट की प्राइस इलास्टिसिटी क्या है? अनसर्टेन, कोई सर्टेन या इनडेफिनेट और अनसर्टेन, जब तक कोई फर्दर इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो, ठीक है।